नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करने वाला हूं ये आपके सामने है, आ ईयर ऑन माइंड द गैप्स इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स। देखिए 30 जनवरी 2021 एक साल हो गया है जब पहला केस आया हमारा कोरोना का। 30 जनवरी 2020 को पहला केस आया था कोरोना का। केरला की एक स्टूडेंट थी जो कि वुहान चाइना में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही थी। वो वापस लौट के आई थी अपने देश और वो पहला केस था इंडिया में, जो पहला नोन केस था। हो सकता है उससे पहले भी किसी हुआ, बट वो नोन केस था पहला कोरोना का। उसके बाद से लेके अब तक कोरोना के क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं और कहां कहां पे कोरोना का रिस्पांस उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहा है हमारे देश में, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है पाइस एंड सैंक्टिमोनियस। देखिए इसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत तो नहीं करूंगा, बट एक छोटे से पैराग्राफ में आपको बता दे रहा हूँ कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि ग्रेटा थुनबर्ग, ये जो स्वीडिश एक्टिविस्ट एक बच्ची सी है, ठीक है, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। फिर ये रहाना बड़ी पॉप सिंगर है यूएसए की। इन्होंने फार्म लॉस को लेके प्रोटेस्ट में, मतलब उन्होंने अपने ट्वीट डाल दिए। अभी वो ट्वीट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं, तो उनके ऊपर काफी बवाल खड़ा हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो ऑथर है जिसने पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है, इसका क्या बोलना है? इसका ये बोलना है कि देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन बाहर वाले लोगों को इंडिया के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को फोर्थ कमिंग होना चाहिए, लोगों को वेलकमिंग होना चाहिए दूसरों के कमेंट्स को लेके, ठीक है ना। दुनिया में जब कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस होते हैं तो इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट जाते हैं। जैसे कि म्यांमार में जो हुआ रिसेंटली, कूप हो गया आर्मी का। फिर अगर आप कैपिटल हिल बिल्डिंग वाला जो अटैक हुआ था, जब जो बाइडेन को राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के तौर पे सर्टिफाई करना था वहां की कांग्रेस को, और वहां पे एक मॉब घुस के वायलेंस करने लगा। तो इस तरीके के जब इवेंट्स होते हैं तो इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट जाते हैं। तो अगर इंडिया पे कोई एक स्टेटमेंट आ रहा है तो उसको हेल्दी प्रकार से हमारे देश की सरकार को लेना चाहिए और हमारे सेलिब्रिटीज को लेना चाहिए, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, काफी सेंसिटिव है। बाहर के लोगों पे, बाहर के लोगों का, जैसे रहाना और ये ग्रेटा थुनबर्ग, इनको हमारे देश के ऊपर कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है। जैसे कि अब रेहाना के, मतलब मैं अगर बोलूं तो ये जो रेहाना नाम की सिंगर है, अगर ये फार्म लॉस को लेके प्रोटेस्ट पे कुछ बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये यूएसए के किसी खेत में भी कभी गई होंगी। शूटिंग करने गई हो किसी गाने की तो बात अलग है, बट वैसे तो कहीं नहीं गई होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। ज्यादातर ये जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। बट कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि इंडिया में लोगों को क्रिटिसिज्म झेलने की आदत होनी चाहिए। तो बाहर के लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो सुन लेना भी एक बार में कोई बुरा नहीं है, आपको छोटा नहीं बनाता। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। आगे बात करते हैं इनएविटेबल शोडाउन। इसके बारे में मैं जरूर यहाँ पे इस आर्टिकल में बात करूंगा। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात हो रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे आपको नोट्स के लिए, जो कि आप नोट कर लीजिएगा, बाद में काम आ सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर का इशू चल रहा है, इसको मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी कवर किया है। इसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे यहाँ पे करूंगा। फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शुड बोर्ड एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन वन गो दिस ईयर। देखिए जो बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं जून के समय पे, मई जून के समय पे, ठीक है, इन बोर्ड एग्जाम्स को इस बार कंडक्ट कराना चाहिए इनके शेड्यूल पे, या फिर जनवरी तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है। दो ऑथर्स यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं। एक है चंद्रभूषण शर्मा साहब जो कि बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम इमीडिएटली कराओ। दूसरे हैं के देवराजन साहब जो कि बोल रहे हैं कि नहीं, बोर्ड एग्जाम इमीडिएटली करवाने सही नहीं है, आप पहले पढ़ाई करवाइए फिर बोर्ड एग्जाम करवाइए। तो क्या क्या पॉइंट ये दोनों ऑथर्स बोल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और जो फाइनली आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है वे फॉरवर्ड इन म्यांमार। म्यांमार में जो कूप हुआ है, इस कूप को लेके एक बेसिक हिस्ट्री में म्यांमार के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे डील कर रही थी, और अब आगे आने वाले समय में म्यांमार के साथ किस प्रकार से डील किया जा सकता है, किस हद तक म्यांमार के ऊपर जो इंटरनेशनल वेस्टर्न सैंक्शंस लगेंगे वो म्यांमार को अपना काम करने से रोक पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो ये देखो, तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और ये चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल, शुड बोर्ड एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन वन गो दिस ईयर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन बटन का लिंक
टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर है 2020-21 का, ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है भाई, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आपको पता है कि हमारी तैयारी में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम्स मई जून के लगभग होते हैं पूरे देश में। अब बात ये की जा रही है कि एकेडमिक ईयर तो वैसे ही पूरा बर्बाद हो चुका है। ज़्यादातर लोग फिजिकली क्लास में जाके पढ़ नहीं रहे थे। मेजर जो पढ़ाई हुई है वो कैसे हुई है, तो वो ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू हुई है। टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। ऑनलाइन क्लासेस के फ्लॉज भी मैंने आपको बताया कि भाई सबके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, और सबके पास इतनी डिजिटल नॉलेज नहीं है कि वो ऑनलाइन जाके चीज़ों को पढ़ सके। अब दो व्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एक व्यू पॉइंट है चंद्रभूषण शर्मा जी का, एक व्यू पॉइंट है के देवराजन जी का। देखते हैं ये दोनों व्यू पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो इनसे ये सवाल कहा जा रहा है कि अगर बोर्ड एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हो तो क्या पेन और पेपर मोड में होना चाहिए बोर्ड एग्जाम? देखिए, सीधी बात है। पेन पेपर मोड क्या होता है कि आप क्लास में गए, आपको शीट मिल गई, आपने उस पर लिख दिया। दूसरा होता है डिजिटल मोड, कि आपके सामने कंप्यूटर आया और कंप्यूटर में अपने आपने टाइप कर दिए। तो ये दो प्रकार के एग्जाम देने के तरीके होते हैं। चंद्रभूषण शर्मा जी बोल रहे हैं कि भैया पेन और पेपर टेस्ट अब होने चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अच्छी बात है। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में असेसमेंट इवैल्यूएशन काफी आसान हो जाता है, हमने इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। बट कहीं ना कहीं वी शुड रिटर्न बैक टू पेन एंड पेपर टेस्ट, क्योंकि पेन और पेपर टेस्ट बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है। ओके। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, बहुत अच्छी बात बोली है चंद्रभूषण शर्मा साहब ने। इन्होंने ये बोला है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। नो डाउट बहुत सारे लोग हमारे देश में मर भी गए कोरोना वायरस के चलते। लेकिन अगर आप बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे, ठीक है, क्लासरूम एजुकेशन बंद कर दोगे, तो आप 40 करोड़ बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने से रोक रहे हो। और अगर आप 40 करोड़ बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने से रोक रहे हो, तो आप उनकी पर्सनल डेवलपमेंट को रोक रहे हो, आप उनकी पर्सनल प्रोग्रेस को रोक रहे हो, और वो एक पैंडेमिक से भी ज्यादा बुरा है। ये बात कहीं ना कहीं इनकी सही है। ठीक है ना। आप इतने बड़े क्राउड से लर्निंग अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो, ये ना इन बच्चों के लिए अच्छा है और ना ही इस देश के लिए अच्छा है, क्योंकि जब ये बच्चे आगे जाके पढ़ के कुछ बनेंगे तो वो देश की प्रोग्रेस में ही पार्ट प्ले करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि देखिए, हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जैसे नीट कंडक्ट किया गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग पेन और पेपर मोड में जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया शर्मा जी के व्यू पॉइंट्स। देवराजन जी के व्यू पॉइंट्स देखें। देवराजन जी के व्यू पॉइंट्स बोलते हैं कि ठीक है भाई, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको कब कंडक्ट कराना और कैसे कंडक्ट कराना, ये देखना बहुत जरूरी है। ये बोल रहे हैं देवराजन साहब। देवराजन साहब ने ये बोला कि ऑनलाइन क्लासेस हुई, कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस से सीखा, कितने टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया। क्योंकि ना हमारे देश के बच्चे ट्रेंड है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीखने के लिए, और ना ही हमारे टीचर्स ट्रेंड है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सिखाने के लिए। और ये प्रॉब्लम देश के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिकेटर में जो बहुत फॉरवर्ड स्टेट्स हैं वहां पे भी, जैसे कि जो के देवराजन साहब हैं, तमिलनाडु स्टेट के साथ इन्वॉल्व है। तो तमिलनाडु तक में, जहां पे एक ऐसा स्टेट जहां पे बच्चे काफी डिजिटली एडवांस्ड हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, वहां पे भी टीचर्स डिजिटली पढ़ा नहीं पा रहे और बच्चे डिजिटली पढ़ नहीं पा रहे। ये बात उन्होंने बताई। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताइए, देखिए कैसे दिया देवराजन साहब ने। देवराजन साहब ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए 3 काम है, 3 लोग हैं, 3 का एक काम है। क्या काम है? पहला काम है गड्ढा खोदना, दूसरा काम है गड्ढे में बीजे डालना, तीसरा काम है बीजों के ऊपर मिट्टी भरना ताकि उसमें से पौधे निकल आए। ये 3 काम है। अब मान लीजिए इसमें एक काम स्किप हो जाता है, बीजे डालने वाला। तो अगर मान लीजिए कि पहला पर्सन और दूसरा पर्सन, पहला पर्सन और तीसरा पर्सन काम पे आए, दूसरा पर्सन काम पे नहीं आया, दूसरे पर्सन का काम क्या है? सीड डालना, ठीक है, बीज डालना। पहले पर्सन ने गड्ढा खोदा, दूसरा पर्सन आया नहीं, उसने बीज नहीं डाला। अब तीसरा पर्सन आके बोल रहा है कि मैं तो ये गड्ढा भर दूंगा। तो क्या गड्ढा खोद के गड्ढा भरने का कुछ फायदा हुआ जब उसके अंदर बीज ही नहीं गया? इसके थ्रू देवराजन साहब बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? देवराजन साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने लगते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम ऐसे समय पे कंडक्ट कराओगे जब बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं। तो वही बात हो जाएगी कि आपने गड्ढा खोदा और गड्ढा भर दिया और उसके अंदर कोई बीज पड़ा ही नहीं। अरे जब बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा के क्या कर लोगे? तो देवराजन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी इस बात को यहाँ पे समझाया है। इसके उन्होंने बहुत से व्यू पॉइंट्स दिए कि भाई देखिए, इंडिया में अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड है। सबके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स है भी कि नहीं है पता नहीं। अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर इलाके हैं और जो हमारे पहाड़ों के बॉर्डर इलाके हैं, बिल्कुल ही कोर पहाड़ है, वहां तो इंटरनेट कनेक्शन अब तक पहुंचा ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंची ही नहीं है। तो यहाँ पे देवराजन साहब बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे पहले आप 3 महीने की क्लासेस करवाइए।
और इन 3 महीने की क्लासेस में जो पढ़ाया जाएगा केवल उसके बेसिस पे आप बोर्ड एग्जाम करवाइए, ये देवराजन साहब का बोलना है। तो शर्मा साहब बोल रहे हैं तुरंत बोर्ड एग्जाम कराओ, देवराजन साहब बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप 3 महीने की क्लास लो पहले और फिर बोर्ड एग्जाम करवाओ। वो गड्ढे वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहीं ना कहीं शर्मा साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए हम ये मानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिविलेज नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिविलेज्ड हैं, बट कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर आप बच्चों को बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने से या बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोकते हो तो आप उनसे एक अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। किस बात की अपॉर्चुनिटी? तो भैया हायर स्टडीज करने की अपॉर्चुनिटी। तो जो बच्चे 12वीं क्लास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल में जाके पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनसे इस बात की अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के कंडक्ट को आगे बढ़ा रहे हो। फिर यहाँ पे शर्मा जी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि देखिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बहुत एफर्ट्स ले रही हैं ताकि कंटेंट का एक्सेस लोगों को कराया जा सके। स्वयं प्रभा नाम का एक पोर्टल खोला गया है जिसमें 33 टेलीविजन चैनल्स को सरकार ने अवेलेबल करवाया है सारी भारतीय लैंग्वेजेस में दीक्षा पोर्टल पे, जिसके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं। फिर भाई झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स में रेडियोस का इस्तेमाल किया गया है लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे शर्मा साहब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मोबाइल फोन्स का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिप्राइव्ड हो। ओके, जितना सरकारें कर सकती थी पैंडेमिक के समय पे उतना सरकारों ने किया है, अब हमारे पास समय नहीं बचा है, कहीं ना कहीं हमें एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। देवराजन साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप एजुकेशनल टीवी चैनल की बात करते हो तो वो तो तमिलनाडु में भी है, बट कहीं ना कहीं तमिलनाडु के सारे गांव में पावर कनेक्शंस पूरी तरीके से नहीं आते, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से नहीं आती। कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे केवल एक टीवी है, फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स अपने मन का प्रोग्राम देखने की कोशिश करते हैं, बच्चों को पढ़ाई वाले चैनल नहीं देखने देते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार की परेशानियां, और ये परेशानियां केवल तमिलनाडु में नहीं पूरे देश में है। इलेक्ट्रिसिटी की परेशानी ले लीजिए, घर में बच्चों को पढ़ने ना देने की परेशानी ले लीजिए, इस तरीके की परेशानियां पूरे देश में है। तो देवराजन साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाना जरूरी है, बट इतना क्या अर्जेंसी है आपको? आप कुछ दिन एग्जाम कंडक्ट करवा के भी तो, मतलब कुछ दिन क्लासरूम लेके भी तो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। अरे भाई, जो मई जून में बोर्ड एग्जाम होते हैं वो जनवरी में हो जाएंगे अगले साल। तो मई जून 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं अगर वो जनवरी 2022 में होते हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? कम से कम बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का समय तो मिलेगा, कम से कम वो सीखेंगे तो। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं देवराजन साहब। शर्मा साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं देवराजन साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन शर्मा साहब का ये बोलना है कि ये 30 साल से एजुकेशन में इन्वॉल्व है शर्मा साहब, और उनका ये बोलना है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच का जो गैप है इसके ऊपर बातचीत पिछले 30 सालों से हो रही है, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भी ये गैप बना ही रहेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उसमें ही अपना मैनेजमेंट शुरू करें। हम केवल इस बात को सोच के कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो बाद में आगे बढ़ो, इस पर तो नहीं कर सकते ना। तो जो थोड़ा बहुत हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में चीज़ों को लागू करना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो वैसे भी क्लासरूम एजुकेशन पे कम फोकस करके वोकेशनल एजुकेशन और एक्चुअली में लोगों को स्किल प्रोवाइड करने पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो यही शर्मा साहब बोल रहे हैं। फिर शर्मा साहब ये भी बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी ने जो करिकुलम है उसको भी पैंडेमिक के समय पे रीस्ट्रक्चर किया है, तो स्टूडेंट्स को उतने खतरनाक बोर्ड के पेपर्स देखने को नहीं मिलेंगे जितने खतरनाक उनको नॉर्मल कर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की बातें शर्मा साहब दे रहे हैं और देवराजन साहब दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। फिर एक दो और पॉइंट्स है, जैसे देवराजन साहब बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों में इंटरनल एग्जाम नहीं हुए हैं। ठीक है, इंटरनल एग्जाम करवाए जा सकते थे तो बच्चे घर में अपने सॉल्यूशंस लिखते और उनको पोस्ट के थ्रू भेज देते टीचर्स के पास चेक होने के लिए, हालांकि उसमें भी फ्रॉड के चांसेस हैं। घर में माँ बाप किताबों से देख के अच्छे आंसर लिखवा देंगे। प्लस यहाँ पे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स में सेग्रीगेट कर रहे हैं देवराजन साहब। देवराजन साहब बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल की इमेज को अच्छा करने के लिए उल्टे सीधे मार्क्स दिखा सकते हैं बच्चों के, ताकि उनके स्कूल से ज़्यादा बच्चे पास होते नजर आए। वहीं पे सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको सेट सैलरी मिलती है, किसी भी प्रकार का उनका बेनिफिट या इंसेंटिव है नहीं, तो वहाँ बच्चों को रियल मार्क्स दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के मार्क्स खराब होते नजर आ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मार्क्स अच्छे होते नजर आ सकते हैं। इस प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं किसको? देवराजन साहब को। इसलिए भी देवराजन साहब भी बोल रहे हैं कि आप पहले एजुकेशन शुरू करवाइए और उसके बाद एग्जाम लीजिए। तो इस तरीके की बातें हैं
दोनों एक दूसरे की बातों को काउंटर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और भी 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं पर उतने इंपॉर्टेंट मुझे वो लगे नहीं। आगे बात करते हैं किसकी, द वे फॉरवर्ड इन म्यांमार की। भाई यहाँ देयर आर सेवरल लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम द कंट्रीज टॉर्चुअस पॉलिटिक्स। म्यांमार के बारे में यहाँ पे क्या बातचीत करी जा रही है। देखिए शुरुआत यहाँ पे कैसे की गई है। शुरुआत यहाँ पे की गई है मई 2008 से। साइक्लोन नरगिस आया म्यांमार में, ठीक है। इस साइक्लोन नरगिस के चलते 1.5 मिलियन पीपल, 15 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो गए और लगभग 1,38,000 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्री शेड्यूल्ड रेफरेंडम ऑन द मिलिट्री स्क्रिप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द सेम टाइम, ठीक है। ये वो समय था जिस समय पे मिलिट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी जहां पे किसी प्रकार से डेमोक्रेसी म्यांमार में लाने की बातचीत करी जा रही थी। जो भी डेमोक्रेसी और जो भी संविधान म्यांमार में लाया गया है कहीं ना कहीं उसमें मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ है। म्यांमार के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो कि काफी ताकतवर है म्यांमार के अंदर, उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेशन चैनल्स की अगर अंदर बात करो आप म्यांमार के, तो म्यांमार के अंदर ये मिलिट्री जनरल्स बॉस है। बाहर के देश जब इन मिलिट्री जनरल्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है और म्यांमार के जनरल्स ने कुछ सेट दोस्त बना रखे हैं चाइना जैसे, जिनके साथ ही वो बात करते हैं। म्यांमार में बहुत लंबे समय से उनकी जनता को परेशान करना, चूंकि मिलिट्री राज कैसा राज होगा, डिक्टेटर वाला राज होगा, ये आप भी समझ सकते हो। तो बहुत लंबे समय से इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन की बात हो रही है म्यांमार के अंदर। कैसे ना कैसे करके म्यांमार की मिलिट्री को काउंटर करके वहां के लोगों को डेमोक्रेसी दिलवाने की बात चल रही है बहुत लंबे समय से, लेकिन कहीं ना कहीं म्यांमार की मिलिट्री इस बात को रेजिस्ट करती है। अगर म्यांमार के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, जैसे कि साइक्लोन नरगिस आ गया, उस केस में कोई फॉरेन एड आए, इस बात को भी रेजिस्ट करती है म्यांमार की मिलिट्री। 2008 में जब साइक्लोन नरगिस के दौरान इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से लोगों के लिए मदद पहुंचाने की बात की गई, तो ये जो म्यांमार के जनरल है वो मदद आने नहीं देना चाहते थे। बहुत डिप्लोमेसी करी गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरवीन किया, चाइना ने इंटरवीन किया, तब ये बोला कि चलो ठीक है भाई। म्यांमार के जनरल ने बोला कि ठीक है भाई आप मदद भेजिए, हम मदद लोगों तक पहुंचा देंगे। म्यांमार के जनरल्स का ज़ेडगेस्ट पता चलता है यहाँ पे। ज़ेडगेस्ट मतलब रूल करने का तरीका, मतलब कुछ भी हो जाए, इंटरनेशनली डेमोक्रेसी कितनी भी आ जाए, हम वैसे ही रूल करेंगे जैसे हम पहले रूल करते आ रहे थे। देखिए म्यांमार में जो मिलिट्री ताकत में है ना, वो कहीं ना कहीं ताकत में बने ही रहना चाहते हैं, वो अपने स्टेटस क्यो को नहीं तोड़ना चाहना चाहते। ज़ेडगेट्स आप ये कह सकते हो कि भाई किसी एक सोशल स्ट्रक्चर के चलते एक पर्टिकुलर प्रकार का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बन गया है और अब वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टूट ही नहीं रहा है। कुछ कुछ ऐसा हो रहा है म्यांमार में, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर सकती है। म्यांमार पे बहुत लंबे समय से सैंक्शंस लगे हुए हैं। 2010 में जब म्यांमार में डेमोक्रेसी आई ना, उसके बाद से म्यांमार के ऊपर से सैंक्शंस कुछ हद तक हटा दिए गए। उससे पहले म्यांमार के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगे हुए थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने म्यांमार की इस प्रॉब्लम को किस हिसाब से डील किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी जब भी किसी देश को सजा देना चाहती है तो वो क्या करती है, वो सैंक्शंस को लगा देती है। बट क्या सैंक्शंस इफेक्टिव हैं, इस बात को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप किसी एक देश को केवल सैंक्शंस के दम पे झुका सकते हो, डरा सकते हो। आप देख लो ईरान का एग्जांपल। क्या ईरान यूएस के सैंक्शंस के चलते डरा है? क्या रशिया तो चलिए खैर बहुत पावरफुल कंट्री है तो वो क्या ही डरेगा सैंक्शन से। ईरान भी पावरफुल कंट्री है, रशिया जितनी पावरफुल नहीं है। क्या ईरान को आप सैंक्शंस के दम पे डरा पाए? और कहीं ना कहीं म्यांमार को भी सैंक्शंस के दम पे नहीं डरा पाए। तो ये बहुत लंबे समय से डिबेट हो रही है कि व्हाट इज द प्रूडेंस ऑफ सैंक्शंस, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सैंक्शंस। क्या सैंक्शंस किसी हद तक एक कंट्री को रोक सकते हैं? आप देखिए म्यांमार में रिसेंटली फिर से एक कूप हो गया और ये कूप कब हुआ, जब यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी आया ही है। बाइडेन का क्या व्यू पॉइंट है कि हम दुनिया भर में डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ये यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक एजेंडा है। अब म्यांमार में कूप हो गया तो यूएस कुछ ना कर पाएगा। इंडिया को यूएस बहुत डायलॉग मारता है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये गलत कर दिया, और जब कोई आदमी अपने में करने पा जाता है यूएस कुछ नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल म्यांमार। अब अगर बात की जाए म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस की, 2010 से पहले जब सैंक्शंस लगे थे म्यांमार के ऊपर, यूरोप ने और यूएसए ने लगा रखे थे, क्या उस समय पे म्यांमार की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा था? फर्क तो पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि लगातार म्यांमार के साथ ट्रेड कर रही थी, जैसे कि चाइना, जैसे कि थाईलैंड, जैसे कि सिंगापुर। चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर देवर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ म्यांमार। अगर आप बात करो तो सिंगापुर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है म्यांमार का बहुत लंबे समय से। जब सैंक्शंस हटे उसके बाद तो सिंगापुर, थाईलैंड और चाइना जैसी कंट्रीज और ट्रेडिंग में और बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगी म्यांमार के साथ। 2020 की बात करिए
तो सिंगापुर इज द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन म्यांमार। टोटल जो इन्वेस्टमेंट म्यांमार के अंदर आई है 34% कहां से आई है? सिंगापुर से आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं म्यांमार के ऊपर, म्यांमार ने इन वेस्टर्न सैंक्शंस के साथ डील कर लिया है, म्यांमार ने इस वेस्टर्न सैंक्शंस को झेल लिया है। और म्यांमार ने इन वेस्टर्न सैंक्शंस को कैसे झेला है? बाय स्ट्राइकिंग डील्स विद एशियन कंट्रीज। तो चाइना के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ डील स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं सैंक्शंस को झेल लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि सैंक्शन लगा के कुछ हो नहीं रहा। 2010 में जब लिमिटेड डेमोक्रेसी आई म्यांमार के अंदर, उसके बाद सैंक्शन हटाए गए। फिर जो यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करना शुरू करेंगी म्यांमार के साथ, इन यूरोपियन कंट्रीज का क्या नारा था? एवरीथिंग बट आर्म्स। मतलब हम हर चीज में आपके साथ ट्रेड करेंगे, हम हर चीज में आपके साथ क्या नाम से बिजनेस प्रैक्टिसेस बढ़ाएंगे, केवल आर्म्स में, हथियारों में नहीं बढ़ाएंगे। म्यांमार ने बोला ठीक है भाई, हमको आपसे हथियार चाहिए नहीं, हमको जो हथियार चाहिए हम वैसे चाइना से खरीद लेंगे। तो भाई यूरोपियन यूनियन का ये जो एवरीथिंग बट आर्म्स वाली स्कीम थी, कहीं ना कहीं इसने म्यांमार का जो सबसे गरीब तबका था उसकी मदद करनी शुरू की। तो म्यांमार की जो गारमेंट इंडस्ट्री थी, ठीक है ना कहीं म्यांमार के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, वो यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री बिक सकते हैं। इस प्रकार की मदद देता है यूरोपियन यूनियन। किसको? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, जिनका डेवलपमेंट इंडिकेटर सबसे ज्यादा खराब है, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्री में जाके बिक सकते हैं यूरोपियन यूनियन के मार्केट में। तो इस प्रकार की काफी मददें दी गई। बट क्या ये मददें डिजर्व करता है म्यांमार? बिल्कुल डिजर्व करता है। जो कि ये मददें उनकी मिलिट्री को नहीं दी जा रही, वहां के लोगों को दी जा रही है। ठीक है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को खराब कर देते हैं म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटर्स फिर से कूप लगा के। तो 2010 के बाद जो सैंक्शंस हटाए गए थे, अब मोस्ट प्रोबब्ली 2021 में वो सारे सैंक्शंस फिर से लगा दिए जाएंगे। रीजन बिंग फिर से वहां से कूप हो गया है, फिर पे वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। सीधी बात है। क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा मिलिट्री जनरल्स पे? नहीं। मिलिट्री जनरल्स अपने पॉलिटिकल डोमेन को बचा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता म्यांमार के लोग भूखे हैं, जिंदा हैं, मर गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ टोटलिटेरियन राज, और टोटलिटेरियन राज में आप लोगों की चिंता नहीं करते हो। ठीक है, अब कुछ और फैसेट्स हैं यहाँ पे। दूसरा फैसेट यहाँ पे क्या बताया गया? द ओल्ड डिबेट अराउंड द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विल रिसर्फेस। जब भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप या किसी भी प्रकार का डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन रिजीम राज कर रहा होता है, तो वो कुछ ऐसे क्राइम्स करता है जिन क्राइम्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2010 में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए म्यांमार में, और म्यांमार में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आई। इस डेमोक्रेसी से आने से पहले म्यांमार की जो मिलिट्री जनरल थे, उसमें एक जनरल था थान शुए। थान शुए वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ म्यांमार फ्रॉम 1992 और 2011। ये एक मिलिट्री जनरल थे। थान शुए ने अपने राज के दौरान जितने भी क्राइम्स किए, जितने भी मर्डर्स किए, जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स किए, असैसिनेशंस किए, क्या इसके लिए थान शुए को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया? बिल्कुल नहीं ठहराया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस हुए थे, उसके लिए थान शुए के अगेंस्ट कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म दुनिया भर में बढ़ रहा था। बट क्या थान शुए को कोई सजा दी गई? नहीं सजा दी गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस करेगा तो बाद में आराम से वो गायब हो सकता है। उसने कितने भी लोगों को मारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई सजा नहीं होगी। और यही चीज हुई थान शुए के साथ, और इसी चीज ने म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स को हिम्मत दी। 2017 की रोहिंग्या क्राइसिस के दौरान मिलिट्री ऑफिसर्स ने खुलेआम रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा। ठीक है, आपको पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स वर्सेस जो म्यांमार बुद्धिस्ट हैं, इनके बीच का जो वाद विवाद है काफी बड़ा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, कई बार आपको पहले समझाया है। तो बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार के लोगों ने मारा है, म्यांमार की आर्मी ने मारा है। अभी म्यांमार की आर्मी को कौन अकाउंटेबल ठहराए? तो इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी ऑंग सैन सी क्वी, वो तक अपने म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करती थी कि नहीं भाई, हमारे देश के मिलिट्री जनरल्स इनको नहीं मार रहे। तो जब तक डिफेंड कर रही थी तब तक तो प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी। जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट में आई मिलिट्री लीडरशिप के साथ, तो मिलिट्री लीडरशिप ने कूप कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं म्यांमार में एक ऐसा आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सेटअप बन गया है कि भाई जो मिलिट्री जनरल्स जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। या तो अगर अकाउंटेबल ठहराया जाता तो कहीं ना कहीं इनको डर होता मिलिट्री जनरल को कुछ करने से पहले कि भाई हमारे खिलाफ अगर इंटरनेशनल एक्शन हुआ तो हम मारे जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है आपका म्यांमार में, एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल जो प्लेयर है, वो है चाइना। चाइना ने स्पेसिफिक एनवॉयज बैठा रखे एशियन अफेयर्स के लिए, और म्यांमार रिलेटेड इश्यूज के रिस्पेक्ट में तो चाइना ने अपना एनवॉय बैठा रखा है सिंस 2013। ठीक है, कहीं ना कहीं म्यांमार की पॉलिटिक्स पे चाइना की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा जोर है। आपको पता है चाइना एक टोटलिटेरियन रिजीम है, और एक टोटलिटेरियन रिजीम हमेशा दूसरे टोटलिटेरियन रिजीम को सपोर्ट करेगा।
म्यांमार की मिलिट्री भी एक टोटलिटेरियन रिजीम है, तो पूरे चांसेस है कि चाइना का सपोर्ट म्यांमार को मिलेगा और मिल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर म्यांमार के ऊपर प्रेशर डालना है तो चाइना का म्यांमार के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी है। और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली जो राज करने का तरीका है म्यांमार की मिलिट्री का और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, वो एक जैसा है। तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि जो चाइना का रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है वो म्यांमार को सपोर्ट ही करेगा, उनके अगेंस्ट बात नहीं करेगा। और फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की। मैनी इंटरनेशनल मैकेनिज्म कंप्राइजिंग वेस्टर्न एशियन कंट्रीज दैट वर फॉर्म टू कोऑर्डिनेट स्ट्रेटजीज ऑन म्यांमार वर डिसबैंडेड आफ्टर 2015 इलेक्शंस। 2015 में जब म्यांमार में इलेक्शंस हुए और बाद में वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आ गई, तो सबको लगा कि भाई अब तो म्यांमार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब म्यांमार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, म्यांमार के इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया। मतलब कि अब जो म्यांमार में डेमोक्रेसी आई है वो इरिवर्सिबल है, ऐसा उस समय पे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने 2015 में सोचा। लेकिन ये बात कितनी गलत थी ये हमको 2021 में देखने को मिलती है, जब म्यांमार की आर्मी ने कूप कर दिया और सरकार को उखाड़ फेंका। तो कहीं ना कहीं ये सोच लेना कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है ये इरिवर्सिबल है, ये कभी आगे बदलेंगे नहीं, ये सोचना ही गलत है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कभी भी बदल सकते हैं। तो जरूरी ये है कि म्यांमार के रिस्पेक्ट में पहले के जो मैकेनिज्म्स बनाए गए थे इंटरनेशनली म्यांमार से बात करने के लिए, म्यांमार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, इन मैकेनिज्म्स को फिर से जिंदा करने की जरूरत है ताकि म्यांमार के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। और फाइनली सबसे बड़ी बात, एक देश में जो मिलिट्री राज कर रही है या फिर जो भी टोटलिटेरियन रिजीम राज कर रहा है, उसको हटाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है? उसको हटाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उस देश के लोग। अगर एक देश के लोग ही चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई बाहर की पावर या फिर कोई टोटलिटेरियन पावर राज ना करे, तो वो देश के लोग रिवॉल्ट करेंगे। म्यांमार के अंदर तत्मादौ के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट होगा, तत्मादौ क्या है? म्यांमार की मिलिट्री को तत्मादौ बोलते हैं। तो तत्मादौ ने कूप कर दिया। इस कूप के अगेंस्ट म्यांमार में नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने चाहिए। अब ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट किस बात पे होंगे? इसमें एक चीज निकल के आती है, एथनिसिटी। म्यांमार में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। कुछ एथनिक ग्रुप्स मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते। उनका एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है बमार। ये बमार सपोर्ट करता है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ऑंग सैन सी क्यू की पार्टी थी, प्राइम मिनिस्टर, जिनको पकड़ के मिलिट्री ने जेल में डाल दिया है। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में ये जो बमार नाम का एथनिक ग्रुप है, ये किस हद तक म्यांमार के लेंथ और ब्रेड्थ में फैला हुआ है और ये किस हद तक सेल्फ सेक्रीफाइस करके म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट आवाज उठाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि म्यांमार में मिलिट्री लीडरशिप कितने समय तक चलती है। और सबसे खास बात दोस्त है कि म्यांमार में इस बमार के अलावा जो एथनिक ग्रुप है वो किस हद तक इस बमार ग्रुप का सपोर्ट देगा मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट, इस बात पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। म्यांमार में 35% माइनॉरिटीज है। एथनिक और रिलीजियस लाइंस के ऊपर पूरा का पूरा देश बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एथनिक माइनॉरिटीज, उनका मेजॉरिटी ग्रुप साथ मिला के जब डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे के साथ आके मिलिट्री के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तभी कुछ चीज होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज इरिवर्सिबल नहीं है। अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद फिर से डिक्टेटरशिप आ गई, कूप हो गया, तो इस डिक्टेटरशिप के बाद फिर से डेमोक्रेसी आ सकती है। बहुत हद तक चीजें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि भाई लोग वहां के क्या चाहते हैं और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी किस हद तक यहाँ पे म्यांमार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई। आई होप मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको इस चीज को समझा पाया हूँ। आगे बात करते हैं किसकी? एन इनएविटेबल शोडाउन। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ट्विटर वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट की। कुछ ट्विटर हैंडल्स थे जिनको पहले ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था सरकार के कहने पे, और बाद में ट्विटर ने उनको अनब्लॉक कर दिया। और उस अनब्लॉक के थ्रू एक आप कह सकते हो कि डिस्टर्बिंग और वायलेंट सेंटिमेंट सोसाइटी में फैलने लगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट की यहाँ पे बहस हो गई है। गवर्नमेंट ट्विटर से साफ साफ बोल रहा है कि जब हमने आपसे कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने को बोला था, कुछ हैशटैग्स को ब्लॉक करने को बोला था, तो आपने क्यों नहीं ब्लॉक किया? ट्विटर ने बोला कि नहीं भाई, ये इमोशनल स्पीचेस इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बनवाती हैं। कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट्स थी ना, जिनको ट्विटर पे बहुत लंबे समय तक ट्रेंड कराया गया, इसमें फार्मर जेनोसाइड की बात हो रही थी। मतलब एक ऐसी न्यूज फैलाई जा रही थी जहां पे ये बोला जा रहा था कि भैया गवर्नमेंट फार्मर जेनोसाइड को प्लान करी। जेनोसाइड का मतलब समझते हैं ना आप? जेनोसाइड का मतलब होता है कि आर्मी गई और उन्होंने खुलेआम गोली चला दी, सबको मार दिया। जेनोसाइड एक बहुत बड़ी चीज होती है। जितना आसान ये शब्द है बोलना, उससे बहुत बड़ा इसका मतलब है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को ऑर्डर इशू किया कि आप 257 यूआरएल्स और 1 हैशटैग को तुरंत ब्लॉक करिए, क्योंकि ये डेंजरस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। पहले तो ट्विटर ने इनको ब्लॉक किया, फिर ट्विटर ने इनको रीस्टोर कर दिया। ठीक है,
31 जनवरी को सरकार ने ऑर्डर इशू किया इनको ब्लॉक करो। 31 जनवरी को ऑर्डर इशू हुआ और 1 फरवरी दोपहर 3 बजे तक ट्विटर ने इनको ब्लॉक नहीं किया और बाद में ट्विटर ने इनको ब्लॉक किया। अब यहां पे सीधे सीधे बात है कि भाई ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी। पहली बात तो सरकार के पास क्या लीगल स्टैंडिंग है इस ऑर्डर को इशू करने की, ब्लॉक के ऑर्डर को। तो सरकार इस ब्लॉक के ऑर्डर को इशू कर सकता है किसके थ्रू? सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में नहीं, इंडिया के डिफेंस के इंटरेस्ट में नहीं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में नहीं है, उसको भाई पकड़ के ब्लॉक किया जा सकता है अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज एप्स को भी इसी एक्ट के अंदर ब्लॉक किया गया है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। अब भाई अगर आप बात करो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जो ट्विटर नाम का प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल है। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि ट्विटर ऑर्डर को डिफाई कर रहा है और सरकार ऑर्डर लगा रही है अंडर 69A। वैसे तो 69A को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में साफ साफ ये बोला है कि सेक्शन 69A पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सेफगार्ड्स के साथ हमारे देश की यूनिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए सेक्शन 69A को इंप्लीमेंट किया जा सकता है और सरकार ने इसी के अंदर सेक्शन 69A को इंप्लीमेंट किया था। ओके, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ये बोल रहा है कि हमने 69A का वायलेशन नहीं किया है, लेकिन बात दोस्तों यहां पे ये है, भले ही सरकार पूरी तरीके से सही नहीं है, ये यहां पे ऑथर बोल रहा है, भले ही सरकार यहां पूरी तरीके से सही नहीं है, भले ही सरकार क्रिटिसिज्म को ज्यादा टॉलरेट नहीं करती है, बहुत हाइपर सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म की तरफ, बहुत सारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करके जर्नलिस्ट को जेल में बंद कर रखा है, ये हर प्रकार की चीज सरकार ने कर रखी है, लेकिन ये जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा था ना, इसको ब्लॉक करना जरूरी था। कहीं ना कहीं ये हैशटैग बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था, कहीं ना कहीं इस हैशटैग और जो भी ट्विटर इंफॉर्मेशन उस समय पे ट्वीट पे फैलाई जा रही थी, इसके अंदर ये पोटेंशियल था कि ये बहुत हद तक पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर सकता था। तो कुल मिलाकर ऑथर यहां पे ये बोल रहा था कि ये जो ट्विटर के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी फार्मर जेनोसाइड की, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं ट्वीट करा सकते कि सरकार फार्मर्स का जेनोसाइड करने वाली है। जेनोसाइड एक बहुत बड़ा शब्द होता है। जेनोसाइड हिटलर जैसे ये लीडर्स किया करते थे कि भैया ज्यूस को ले जाके गए गैस चैम्बर में, गैस चला के मार दिया, और इस प्रकार का इल्जाम आप सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। देखिए, ठीक है ना, जेनोसाइड की प्लानिंग कर रही है सरकार, इस चीज को ट्विटर पे ट्वीट कराना, दिस इज रॉन्ग, और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हुआ है और ट्विटर की तरफ से भी गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही में ट्विटर ने सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को वायलेट किया है और बहुत ही क्रूड तरीके से वायलेट किया है। अब इस पे सरकार किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी ये देखना बाकी है। वैसे ऑलरेडी सरकार को बहुत बार इस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई सरकार अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को सुनती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्विटर ने जो वायलेशंस किए हैं दे आर जेन्युइन वायलेशन। सच में डिसइंफॉर्मेशन फैली है, सच में वायलेंट स्टेटमेंट्स फैले हैं, तो यहाँ पे सरकार किस हद तक ट्विटर के अगेंस्ट एक्शन लेगी इसको देखना बाकी है। सरकार ने बोला है कि पीनल एक्शन अगेंस्ट आपके हो सकता है, अभी पीनल एक्शन किस लेवल का होगा ये बाद में पता चलेगा। अगली वीडियो पे आते हैं, ईयर ऑन माइंड द गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पॉन्स। 30 जनवरी 2021 एक साल हो गया, पहला केस जो आया था इंडिया में कोरोना का। ठीक है भाई, तब से कोरोना में हम लोगों ने कहीं ना कहीं सक्सेस पाई है, कहीं ना कहीं हम लोग फेल भी हुए हैं। अगर आप बात करो तो अब तक मतलब ये बात हो रही है 30 जनवरी 2021 तक की, तो 30 जनवरी 2021 तक देश में 1,07,90,183 केसेस थे, 1,54,703 डेथ्स थी। अगर आप देखे जाओ तो दुनिया में सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा केसेस और चौथे नंबर की सबसे ज्यादा डेथ्स कहां पे है? इंडिया में। लेकिन फिर भी इंडिया के कुछ ऑफिशियल पैरामीटर्स बाकी देशों से अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल केस फर्टिलिटी रेशियो। केस फर्टिलिटी रेशियो क्या होता है कि भाई किसी को कोरोना वायरस हुआ, हम जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ उसमें से कितने परसेंट लोग मर गए उस कोरोना वायरस के चलते, इसको आप बोलते हो केस फर्टिलिटी रेशियो। 3 फरवरी को इंडिया का केस फर्टिलिटी रेशियो था 1.4%। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है तो 1.4 लोग मर जाएंगे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में केस फर्टिलिटी रेशियो 2.8% है, साउथ अफ्रीका में 3.1% है। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री से हमारा देश बहुत अच्छा है। अगर आप बात करो इंडिया की डेथ्स पर मिलियन की,
तो हर एक 10 लाख लोगों पे इंडिया में 112 डेथ्स हुई हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में 1362 डेथ्स हुई हैं, इटली में 1486 डेथ्स हुई हैं, बेल्जियम में 1831 डेथ्स हुई हैं। तो भाई पर मिलियन जो डेथ फिगर है कोरोना को लेके, ये भी भाई इंडिया में बहुत सारी कंट्री से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप साउथ एशिया से कंपेयर करते हो इंडिया के इन स्टैटिस्टिक्स को, तो कहीं ना कहीं उतनी प्रॉमिसिंग पिक्चर नजर नहीं आती है। जैसे कि अगर आप केस फैसिलिटी रेशियो की बात करो, तो भले ही इंडिया का केस फैटिलिटी रेशियो 1.4%, जो कि बांग्लादेश के 1.5% से और पाकिस्तान के 2.1% से कम है, लेकिन भूटान का केस फैटिलिटी रेशियो 0.1% है, नेपाल का 0.7% है, मालदीव का 0.3% है, श्रीलंका का 0.5% है। इन कंट्रीज से हमारा केस फैटिलिटी रेशियो बहुत ज्यादा है। पर मिलियन पॉपुलेशन जो डेथ हुई है बांग्लादेश में कोविड-19 के चलते, वो हुई है 50, पाकिस्तान में 54, श्रीलंका में 16, जो कि इंडिया से बहुत कम है। इंडिया में कितनी है? 112। तो भले ही इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स और यूके से इन सब चीजों में बहुत पीछे है, लेकिन साउथ एशिया में जो हमारी आसपास की कंट्री है, उनसे हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई। अब अगर इंडिया के इनिशियल रिस्पॉन्स की बात की जाए, तो भाई कहीं ना कहीं इंडिया में एक पॉलिटिकल कमिटमेंट देखने को मिला है। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को तुरंत स्क्रीन करना शुरू किया गया जब कोरोना फैला, इनबाउंड ट्रैफिक रोका गया, क्वारंटीन की फैसिलिटीज बनाई गई। लेकिन ये तब तक किया गया जब तक सरकार के पास रिसोर्सेस थे। जैसे ही केस बढ़ते रहे, सरकार की काबिलियत कम होती रही, रिसोर्सेस कम होते रहे। ठीक है। अगर आप बात करो इंडिया में लॉकडाउन की, तो यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज ने लॉकडाउन बहुत लेट में लगाया। इंडिया में लॉकडाउन बहुत पहले लग गया, लेकिन इंडिया में जो लॉकडाउन लगा है ना, वो इतना ज्यादा अर्जेंट तरीके से लगा है कि उसमें कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। आज तक इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाई है सरकार कि भाई इतनी तेजी से लॉकडाउन क्यों लगाया। क्या लॉकडाउन लगा के कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटमेंट आइसोलेशन आपने तेजी से किया? वो भी आपने नहीं किया। और क्या लॉकडाउन के चलते केसेस कम हुए? पर मिलियन पॉपुलेशन, वो भी कम नहीं हुए। तो 9 जून 2020 को पर मिलियन पॉपुलेशन जो केसेस थे वो 200 थे। जब लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा था तो 1 जनवरी 2021 को 7454 थे। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि लॉकडाउन को लगाने का जो तरीका था सरकार का, ये बिल्कुल गलत था और ये बात बिल्कुल सही भी है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया इस लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को मारना पीटना शुरू किया। अभी जो लोग फालतू सड़कों पे घूम रहे थे, उनको डंडे पड़ रहे थे, तो ठीक भी था। लेकिन ये माइग्रेंट्स और फैमिलीज जिनके पास शहरों में खाने पीने के पैसे नहीं है, अपने घर जाने के लिए शुरू हुए, पुलिस के डंडे खाए अलग। रोड एक्सीडेंट्स में, ट्रेन एक्सीडेंट्स में ये लोग मरने लगे। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, हालत काफी खराब थी। तो यहाँ पे कुछ लेसन्स लर्न करने वाली बात है। क्या लेसन है? पहला लेसन है हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर। कोई भी पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स कोरोना के लेवल का, जहां पे इतने बड़े लेवल पे आप किसी महामारी से लड़ रहे हो, वहां पे स्टेट लेवल को इन्वॉल्व किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सरकार ने लॉकडाउन लगाते वक्त, कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते वक्त उस हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत नहीं की जिस हद तक करनी चाहिए थी, जिसके चलते ओवरऑल कोरोना का जो इंप्लीमेंटेशन था, कोविड-19 की जो रिस्पॉन्स पॉलिसी थी, वो उतनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं एक टॉप डाउन अप्रोच थी। ऊपर की सरकारें नीचे की स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स उतना इंस्ट्रक्शन सुनने को तैयार नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं एपिडेमिक रिस्पॉन्स में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं किया, ना ही क्रिएट किया। इंडिया की अगर बात की जाए तो वी आर अ सॉफ्टवेयर सुपर पावर। हम लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज पूरी दुनिया को प्रोवाइड करवाते हैं, नो डाउट इन दैट। इंडिया का डिजिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उस हिसाब का होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग सॉफ्टवेयर में जो हमारी बादशाहत है उसको प्रयोग करके कुछ इस प्रकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि डिजीज रिस्पॉन्स अच्छा हो सके। बट प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो शहरों में ऑपरेट करती हैं, विदेशी कंपनीज के लिए ऑपरेट करती हैं। हमारे गाँव में किसको कोरोना हुआ, इन सब चीज़ों के लिए हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज डेवलप ही नहीं करी गई है और ना उस हिसाब से मोल्ड की गई एंड टाइम पे। भले ही हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम था, जो कि आप कह सकते हो कि इंडिया का नेशनल डिजीज सर्विलेंस फ्रेमवर्क है, बट कहीं ना कहीं कोरोना के रिस्पांस में ये नजर आया, बट उस लेवल पे नजर नहीं आया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सेरो सर्विलेंस स्टडीज करवाई, लेकिन ये सेरो सर्विलेंस स्टडीज बहुत लिमिटेड थी अपने कवरेज में, अपनी पीरियोडिसिटी में। इन सेरो सर्विलेंस के क्या क्या आउटकम थे, क्या क्या रिजल्ट्स थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो भाई इन सेरो सर्वेलेंस के बेसिस पे जो भी डाटा निकल के आया है कोरोना वायरस को लेके, हर्ड इम्यूनिटी को लेके, हम 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते कि ये डाटा पूरी तरीके से सही है या नहीं है। हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का जो इंडिकेटर है वो परफेक्टली क्या है, इसके बारे में बातचीत नहीं की जा सकती है। हालांकि ये अलग बात है
कि ऐसा बताया जा रहा है कि 50 से 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू कोरोना वायरस, बट 100% श्योरिटी से हम लोग ये बात नहीं बोल सकते। फिर कहीं ना कहीं अगर आप सिविल सोसाइटी के रिस्पॉन्स की बात करो तो कहीं ना कहीं हमारी सिविल सोसाइटी ने भी कोरोना के रिस्पॉन्स में उतना बड़ा रोल प्ले नहीं किया। जिस हद तक सिविल सोसाइटी का रोल पोलियो एरेडिकेशन में रहा है, एड्स जैसी चीजों में रहा है, उस हद तक कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स में नहीं रहा है। और वैक्सीन प्रोडक्शन में आप कह सकते हो कि इंडिया का रिस्पॉन्स अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वैक्सीन में अभी के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ऊपर के लोग या वो लोग जो बीमार हैं, उनको मिशन मोड में वैक्सीन दी जा रही है। अभी वैक्सीन ज़्यादा लोगों को देनी चाहिए, बट ज़्यादा लोग उन वैक्सीन को लेंगे भी कि नहीं लेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वैक्सीन को लेके। तो यहाँ पे भी ओवरऑल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वैक्सीन को लेके, वो अगर एक सक्सेस नहीं है, एक फेलियर भी नहीं है, बीच में कहीं पे डोल रहा है। ठीक है ना फेलियर है ना सक्सेस है। ये वैक्सीन सक्सेस होगी या फेलियर होगी, ये आने वाले कुछ महीनों में हमें मालूम पड़ेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। कहीं ना कहीं एक और बहुत मेजर इशू है कि कोरोना के बाद लाइवलीहुड्स को रिस्टोर करना और इकोनॉमी को रिस्टोर करना, ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ लोग आज की डेट में स्टारवेशन की कगार में खड़े हैं, जिनके पास बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं है। सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जो हमारे गरीब हैं उनका पूरा का पूरा एक डेकेड चला गया है। मतलब वो इतने ज़्यादा गरीब हो गए कि उस गरीबी से उखाड़ के उनको बाहर लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और अमीरों की अमीरियत की तो क्या ही बात करो, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, और गरीब तो इस हद तक गरीब हो चुका है कि उसको इस गरीबी से बाहर निकाल भी पाएंगे अगले 10 सालों में, इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया कोविड-19 की हैंडलिंग में, और कुछ क्या कर सकता है इंडिया जिससे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो, यहाँ पे बात की गई। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो, बट फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।